आप देख रहे हैं आवाज समाचार और सबसे पहले मार्केट अपडेट। हफ्ते के पहले दिन बाजार का मूड सुपर हाई रहा। बाजार ने नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ। बाजार बढ़त के साथ नए हाईस पर क्लोज हुआ। वहीं सेंसेक्स 384 अंक चढ़ा तो निफ्टी भी 148 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। डिटेल्स लेते हैं, कंचन औटियाल से हमारे साथ कनेक्टेड है। कंचन, बताइए क्या की हाइलाइट्स आज के सेशन की। तो हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में एक शानदार तेजी देखने को मिली। सारे इंडाइसेस में एक जोरदार तेजी थी और इनफैक्ट सारे ही जो इंडाइसेस थे उसने आज अपने रिकॉर्ड लेवल को टच कर लिया है। अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करी जाए तो पीएसयू, बैंक, रियलिटी शेयर, ऑटो, साथ ही साथ ऑयल एंड गैस में भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। लेवल स्पेसिफिक बात करी जाए तो निफ्टी ने आज अपने 25,956 के लेवल को टच कर लिया है। द सेम टाइम सेंसेक्स ने 84,980 के लेवल को टच कर लिया है। यही नहीं बल्कि बैंक निफ्टी ने भी 54,197 के लेवल को पार कर लिया है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे आज बाजार में जो प्ले आउट होते हुए दिखाई दिए। अगर हम मिड कैप की बात करें तो यहाँ पे भी 60,759 का एक रिकॉर्ड लेवल देखने को मिला है। निफ्टी के 50 में से 34 शेयर्स ऐसे थे जहां पे हमें तेजी देखने को मिली और बैंक निफ्टी में भी 12 में से 10 शेयर्स आज हरे निशान पर बंद हुए। इसके अलावा अगर स्पेसिफिक पॉकेट्स देखें कंचन, तो किन सेक्टर्स में तेजी मंदी रही आज के कारोबार में? जी, अगर हम स्पेसिफिकली इस टाइम पे निफ्टी 50 की बात करें तो जो गेनर्स की लिस्ट में है बजाज ऑटो, एमएनएम, ओएनजीसी, एट द सेम टाइम हीरो मोटोकॉर्प में आज शानदार तेजी देखने को मिली थी। और लूजर साइड में आयशर मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक, डिवीज लैब और विप्रो जैसे पॉकेट में एक गिरावट का सिलसिला देखने को मिला। अगर मिड कैप 100 की बात करी जाए तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, गोदरेज प्रॉपर्टीज, कल्याण ज्वेलर्स में करीबन 9% की आज हमें तेजी देखने को मिली है और एबीएफआरएल में भी करीबन हमें 5-5.5% की तेजी देखने को मिली। बट अगर लूजिंग साइड में देखा जाए तो टोरेंट पावर करीबन 2.11% की कमजोरी के साथ, वोल्टास भी सेम कमजोरी के साथ, पेटीएम में एक नेग्लिजिबल लूजिंग साइड हमें देखने को मिला। एट द सेम टाइम सिंजीन में भी करीबन 0.25% की कमजोरी आज के सेशन में हमें देखने को मिली। शुक्रिया कंचन ये डिटेल्स बताने के लिए। तो आज के मार्केट की पूरी हाईलाइट। लेकिन मौजूदा बाजार में बैंकिंग और पावर सेक्टर निवेश के लिए बेहतर है, ये कहना है 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन का। सीएनबी से आवाज से खास बातचीत में अनु जैन ने कहा कि आईटी पीएसयू स्टॉक्स को लेकर थोड़ी चिंता है। बैंकिंग पॉजिटिव है, बैंकिंग अच्छा लग रहा है। उसके अलावा जो हमको सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं, एक तो पावर बहुत अच्छा लग रहा है। एंड जैसे कि मैंने पहले भी सुना है आपके यहाँ, और अगर आप वर्ल्ड मार्केट्स में देखें तो सब एआई स्टॉक्स चेस कर रहे हैं। अगर आप इंडस के ऊपर भी देखें, इंडस टावर्स के ऊपर, तो लोग कह रहे हैं कि अगर इसका टारगेट प्राइस सब लगभग 460 से 500 ला रहे हैं, बट अगर इसमें डेटा सेंटर आया तो ये लगभग 150 रुपए इसका टारगेट प्राइस सब बढ़ा देंगे। और उसको डेटा सेंटर्स को सबको पावर की जरूरत पड़ेगी, और जिस तरीके से अब डेटा सेंटर्स सब जगह एक रिक्वायरमेंट हो गए एआई के लिए, आपको जिस तरीके से डेटा सेंटर्स अगले 2 साल में बढ़ेंगे, आपकी पावर नीड्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। एंड वी आर ऑलरेडी अ पावर डेफिशिएंट कंट्री। तो उस हिसाब से चाहे वो एनटीपीसी है, टाटा पावर है, आई थिंक नो पर्टिकुलर नेम, बट वो पूरा सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आईटी में एक घबराहट दिख रही है एक लेवल के ऊपर, एक पीएसयूज में घबराहट दिख रही है, जिस तरीके से आरईसी, पीएफसी गिरे हैं। और क्या है बाजार में बुल्स की पार्टी का राज, और बाजार की नब्ज को कैसे समझा? आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे हम बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। दरों और रियल एस्टेट के मुद्दे पर जीएसटी पैनल की अहम मीटिंग कल से होनी है, और 12% और 18% स्लैब के मर्जर और लैंड डील में डेवलपमेंट राइट्स पर जीएसटी लगाने पर 24 और 25 अप्रैल को गोवा में होने वाली ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में चर्चा हो सकती है। डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताइए जो जीएसटी रिलेटेड जो मीटिंग होनी है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की, उससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? बिल्कुल, देखिए जीएसटी दरों, स्लैब और रियल एस्टेट के मुद्दे पर गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक कल से गोवा में शुरू हो रही है। दोनों बैठक 24 और 25 सितंबर को होगी। इन बैठक में सबसे अहम बात यह है कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रेट रेशनलाइजेशन को लेकर बना हुआ है, उसमें जो मौजूदा जीएसटी स्लैब है
जिसमें 5%, 12%, 18% और 28% का स्लैब है। इसमें अहम बात यह है कि दो स्लैब 12 और 18% को मर्ज किए जाने पर लंबे समय से पर चर्चा चल रही है। इस पर भी चर्चा हो सकती है, हालांकि कुछ जो मेंबर्स हैं उन्होंने इसका पिछले मीटिंग में विरोध किया था। दूसरा जो मुद्दा है वो है लैंड डील को लेकर। अभी जो लैंड डील होती है उसमें जीएसटी तो नहीं लगती, लेकिन जो लैंड डील में जो ट्रांसफर होता है डेवलपमेंट राइट्स का, उस पर जीएसटी डिपार्टमेंट अभी 18% जीएसटी चार्ज करता है। जाहिर सी बात है, इसको लेकर जो लैंड ऑनर्स और जो डेवलपर्स हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं, मामला कोर्ट में भी है। तो इस मुद्दे पर भी समाधान निकालने की कोशिश इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में की जाएगी। जो दोनों बैठकें हैं, जो रियल एस्टेट को लेकर जीओएम है वो 24 सितंबर को बैठक होगी, और जो जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन की जो जीओएम है उसकी बैठक 25 सितंबर को होगी। जाहिर सी बात है, दोनों जो जीओएम है अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी, और जो आने वाले नवंबर महीने में जीएसटी काउंसिल की फुल फ्लेज बैठक होने वाली, लिहाजा उम्मीद ही की जा रही है कि जो दोनों मुद्दे पर कुछ समाधान जीएसटी काउंसिल की बैठक में आने की उम्मीद है। शुक्रिया आलोक, ये डिटेल्स बताने के लिए। आगे बढ़ेंगे और चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने पर अब सजा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया है। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई ऐसा कंटेंट डाउनलोड करता और देखता है तो यह अपराध नहीं है जब तक कि नियत इसे प्रसारित करने की ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को एक गंभीर गलती बताया है। साथ ही संसद को सुझाव दिया है कि पॉस्को एक्ट में बदलाव करके पोर्नोग्राफी शब्द की जगह दूसरा शब्द इस्तेमाल किया जाए। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। असीम, बताइए विस्तार से कोर्ट ने अपने आदेश में क्या क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर एक बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को उलट दिया है। हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना और डाउनलोड करना एक प्रकार का अपराध नहीं है। हाई कोर्ट ने इसके एक आरोपी को बरी भी कर दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर तुरंत रोक लगा दी थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, ये काफी गंभीर मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चाइल्ड पोर्नोग्राफी में जो पॉक्सो एक्ट है और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सेशन कोर्ट आरोपी के ऊपर दोबारा केस चला सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा एक और भी सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मटेरियल का इंपैक्ट काफी लंबे समय तक रहता है, तो इसका नाम बदल करके चाइल्ड एक्सप्लोटिव एंड एब्यूजिव मटेरियल कर देना चाहिए। क्योंकि इसको काफी जल्दी करना, तो सरकार इसको लेकर के एक अध्यादेश लेकर के आए और उसके बाद संसद इसको पास करके इस मटेरियल का नाम बदल दे ताकि लोग इस पर आगाह हो सके। शुक्रिया असीम में डिटेल्स बताने के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब बात पीएम मोदी के यूएस दौरे की। और अमेरिका के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत की हस्तियों से मुलाकात की, जिसमें सेमीकंडक्टर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत उद्योग से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में एडोबी, अल्फाबेट, IBM, AMD, वीडिया के प्रमुख शामिल हुए और इस बैठक में पीएम मोदी ने सेमीकंडक्टर के साथ डीप फेक पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि चिप और सेमीकंडक्टर के मामले में भारत बुनियादी ढांचे के साथ तैयार है। वहीं डीप फेक पर पीएम मोदी ने टेक कंपनियों को मंत्र दिया कि इसे रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाटरमार्क की दिशा में काम करना चाहिए। भारत ने जो टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने की दिशा में जो काम किया है, वो हर प्रकार के डिवाइड को खत्म करने वाला एक बहुत ही सफल प्रयोग है, ऐसा हम अनुभव कर रहे हैं। भारत AI के रिस्पॉन्सिबल और एथिकल उपयोग के लिए भी प्रतिबद्ध है। सेमीकंडक्टर में हम $15 बिलियन का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया भर से भी, जैसा मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट आ रहा है और भारत का प्राइवेट सेक्टर भी इन दिनों में काफी इस मात्रा में निवेश कर रहा है। भारत के पास ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम सप्लाई चेन में एक रिलायबल और क्रेडिबल पार्टनर बनने की पूरी क्षमता है। और इस मौके पर गूगल के CEO सुंदर पिचई ने कहा कि AI भारतीयों का जीवन ट्रांसफॉर्म कर सकता है। गूगल भारत में AI पर बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। Prime Minister has been focused on transforming India with his Digital India vision. He pushed us to continue
making in India, designing in India. We are proud to now make our Pixel phones manufactured in India. He is really thinking about how AI can transform India in a way that benefits the people of India. He challenged us to think about applications in healthcare, education, agriculture, and he's also thinking about the infrastructure of India, be it data centers, power, energy, and investing to make sure India can transition. And we are proud to be partnering with India. We are robustly investing in AI in India, and we look forward to doing more. We have several programs in partnership with MeitY, the Agriculture and Health Ministries, the central and state governments, and we look forward to doing more in India. और एनवीडिया के फाउंडर और सीईओ जेनसन हुआंग ने कहा कि भारत में अवसरों की कोई कमी नहीं है। एनवीडिया भारत में लेटेस्ट जनरेशन एआई सुपर कंप्यूटर पर काम कर रही है। I've enjoyed so many meetings with Prime Minister. He's such an incredible student. And every time I see him, he wants to learn about technology, artificial intelligence, the potential and opportunity for India, the impact on India's society and industry. And so I was delighted to be here to talk about it. India, as you know, is also home of some of the world's greatest computer scientists. So this is a great opportunity. Artificial intelligence is also a new industry, a new manufacturing industry that's very important. And so I'm looking forward to partnering with India in a very deep way to make that possible. We have many partnerships with India. For one, we're helping India gain access to our most advanced technologies. We're partnering with internet companies like Yoda and end-to-end networks and to create the latest generation AI supercomputers in India for all of the startups. India is the home of the third largest startup economy. और आज पीएम मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का संबोधन रात 9:20 पर होगा। इससे पहले अमेरिका में क्वाड देशों की हुई मीटिंग में पीएम मोदी ने सेमीकंडक्टर सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस बैठक में तय हुआ कि आगे होने वाली बैठक में तकनीकी मुद्दों पर चर्चा होगी। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में चीन का दबदबा है और इस दबदबे को खत्म करने के लिए भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मिलकर एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना चाहते हैं जिसमें सेमीकंडक्टर की आपूर्ति पर असर न पड़े। इसी के मद्देनजर क्वाड की बैठक में सेमीकंडक्टर सहयोग पर समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। और भारत की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच दौड़ेगी। अभी बुलेट ट्रेन स्टेशन और ट्रैक बिछाने का काम चल रहा है। बुलेट ट्रेन की रफ्तार के कारण जो आवाज उत्पन्न होती है उनको रोकने के लिए पटरी की दोनों ओर खास प्रकार के नॉइज बैरियर लगाए जा रहे हैं। अहमदाबाद में ऐसी ही एक नॉइज बैरियर फैक्ट्री भी है। संवाददाता केतन जोशी ने लिया इस फैक्ट्री का जायजा। इस वक्त हम नॉइज बैरियर फैक्ट्री पर मौजूद है जो कि बुलेट ट्रेन के ट्रैक पर लगने वाले हैं। ऑलरेडी 2 लाख जितने लगा दिए गए हैं। ये देखिए कि सलिए का पूरा स्ट्रक्चर अंदर लगाया जाता है, उसके ऊपर सीमेंट कंक्रीट भी डाला जाता है और फिर जाकर बनता है ये नॉइज बैरियर जो कि 800 से 900 या तो 1000 किलोग्राम का पूरा होता है। बुलेट ट्रेन की जो रफ्तार होने वाली है वो प्रति घंटा 320 किलोमीटर की होती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो आवाज रहेगी वो कितनी भारी होगी। तो जो अंदर ट्रैवल कर रहे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो और जो बाहर है या तो बाहर की बायोडायवर्सिटी है उनको भी कोई खलेल ना हो, इसी मकसद से ये बैरियर लगाने का काम जारी है। और ऐसी फैक्ट्री सिर्फ अहमदाबाद में नहीं है लेकिन सूरत, आणंद और वडोदरा में भी कार्यरत है। इनका जो पहला ट्रायल है वो 2026 में और बुलेट ट्रेन है 2027 में चलाने की पूरी योजना है। भले ही ये पूरी जापान की तकनीक हो लेकिन इनको बनाने वाले भारतीय कारीगर और भारतीय इंजीनियर है जो कि काफी गर्व की बात है। तो बुलेट ट्रेन सिर्फ एक यातायात का माध्यम ही नहीं होगा लेकिन पूरे देश की आर्थिक स्थिति को भी बदलाव लाने में अहम परिचालक बल भी साबित होने वाला है। केतन जोशी, अहमदाबाद। रुक रहे हैं साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।
आप देख रहे हैं आवाज समाचार और दिल्ली की नई मुख्यमंत्री अतिशी ने आज कार्यभार संभाल लिया। वो सीएम दफ्तर में पहले से रखी अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर नहीं बैठी, उसके बगल में उन्होंने दूसरी सफेद रंग की कुर्सी रखी और उसी पर बैठी और कहा कि केजरीवाल के लिए कुर्सी खाली है। अतिशी ने कहा कि 4 महीने बाद दिल्ली के लोग केजरीवाल को फिर से इसी कुर्सी पर बैठाएंगे। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। और आगे बढ़ेंगे। श्रीलंका में वामपंथी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके ने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरीट में चीफ जस्टिस जयंता जयसूर्या ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। दिसानायके ने प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया कहा। ट्विटर यानी एक्स पर पोस्ट लिखकर दिसानायके ने कहा कि मदद और सहयोग के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद। उन्होंने आगे लिखा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। 55 साल के दिसानायके नेशनल पीपल्स पावर यानी एनपीपी गठबंधन के प्रमुख हैं। अनुरा दिसानायके श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति हैं। और किरण राव की फिल्म लापता लेडीज की ऑस्कर में एंट्री हो गई है। भारत की तरफ से फॉरेन कैटेगरी फिल्म के लिए इसे चुना गया है। ऑस्कर की रेस पे 29 फिल्में थी। इनमें विक्की कौशल की सैम बहादुर, रणबीर कपूर की एनिमल और कार्तिक आर्यन की चंदू चैंपियन भी शामिल थी, लेकिन 13 सदस्यों की ज्यूरी ने लापता लेडीज को चुना। आमिर खान ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है और किरण राव ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में स्पर्श श्रीवास्तव, प्रतिभा रांटा और नितांशी गोयल ने प्रमुख भूमिका निभाई है। 97th ऑस्कर के नॉमिनेशन में 17 जनवरी 2025 को अनाउंस किए जाएंगे और 2 मार्च 2025 को ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी होगी। और भारत ने डबल गोल्ड के साथ चेस ओलंपियाड 2024 में इतिहास बना दिया है। 45वें चेस ओलंपियाड में भारत की पुरुषों की टीम और महिलाओं की टीम दोनों ने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। मेंस टीम के डी गुकेश अर्जुन एरिगेसी और आर प्रज्ञानंद ने अपने अपने प्रतिद्वंदियों को 11वें राउंड में मात दी। वहीं महिला टीम ने फाइनल में अजरबैजान को हराया। भारतीय पुरुष टीम ने 2014 और 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। वहीं महिला टीम ने 2022 में चेन्नई में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इस बार डी हरिका, दिव्या देशमुख और आर वैशाली साथ ही वंतिका अग्रवाल की टीम ने मिलकर गोल्ड भारत के नाम किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर और ज्यादा अपडेट के लिए CNBC आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ कनेक्टेड रहिए। नमस्कार।